अगर आप नहीं अपने आप को केपेबल समझते कि आप पढ़ सकते हैं या जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग है इन लड़कों की। ये लड़के अपनी डेवलपमेंट के लिए ये महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ये ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, अच्छी बात है, खरीदने चाहिए अपने आप को, मगर क्या ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर नहीं कर सकते? क्या ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर नहीं कर सकते जो इनके वर्कलोड के बारे में बताए, न्यूट्रिशन, इनकी पर्सनल न्यूट्रिशन सारी रूटीन के बारे में बताए, जो इनको पर्सनल। आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स, विराट कोहली तो अपना साथ बार भी लेकर घूमता है, तो मतलब ये अपने ऊपर उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे लड़के बिल्कुल। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है इसमें। देखें कि जो आपने इंडियन के नाम लिए ना, ये उनकी एजुकेशन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन लेवल का। 12वीं तक भी 12वीं पास नहीं की हुई विराट कोहली ने भी। नहीं की नहीं, मगर उनको देखें धोनी ने भी नहीं की थी, मगर धोनी ने भी नहीं की थी, मगर जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत आई है। फिर उसके बाद धोनी को भी दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एजुकेट किया था। आपको याद होगा कि वो पेपर्स में भी अपीयर होते थे, एग्जाम्स में भी, तो वो प्रॉपरली एजुकेट करते हैं, बड़े ड्राइवर वगैरह। अब पता है ये जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ इन्होंने काम किया, वो इनको एजुकेट करते हैं। हमारे पुराने प्लेयर्स भी अनफॉर्चुनेट मोस्टली इलिटरेट हैं, वो भी एजुकेट नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज है कि ये जो सेंस डेवलप होनी होती है ना, ये बड़ा मुश्किल समझ में आती है, हमें भी बहुत लेट समझ में आई थी। इसीलिए अगर आप साउथ अफ्रीका सिस्टम में जाएं, पीछे एक हमारी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मुझे भी बुलाया था इन्होंने, मैंने बात की, ये समझते रहे कि वो अपनी नौकरी मांग रहा है। मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात की थी, चेयरमैन भी वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जो साउथ अफ्रीकन है वो स्कूल से उन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज को वहां पर राइज किया हुआ स्कूल से, ताकि उनको सारी अवेयरनेस बचपन से आ जाए। ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्रिकेट को करिकुलम का हिस्सा बना दिया अपने स्कूल करिकुलम का, ठीक है। अब हम किधर जा रहे हैं? हमारे हाईएस्ट लेवल पे हम इलिटरेट, मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास लोग, सारा कोचिंग स्टाफ इसी तरह आप काम चला रहे हैं। उन्होंने आगे एजुकेट करना होता है। मैं जाकर मैंने इंग्लैंड में समझ आई थी कि न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर इनको कौन समझाएगा? देखिए जब आपको सेंस डेवलप होगी तब आप न्यूट्रिशन हायर करेंगे, तब आप कोई अच्छा जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है उसको हायर करेंगे। अच्छी गाड़ी लेने का सेंस कहाँ से आ जाता है? आपको अच्छे कपड़े पहनने का सेंस कहाँ से आ जाता है? वो एक रेस है, पैसे की रेस या एक शोहरत की या एक दूसरे को दिखावे की। उसमें ये देखे ना, हमारे देखे बदकिस्मती से जुआ कल्चर भी क्रिकेट में इसी तरह आया ना, कि जो हमारे पास्ट जो साबका प्लेयर थे वो ये काम करते थे, तो नए लड़के भी उसी चीज पे लग गए। अब जो वो दूसरों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहां से जो लेगेसी है वो यंग जनरेशन में आएगी। यहाँ पे तो पैसे की दौड़ है, गाड़ी की दौड़ है, कोठियों की दौड़ है, बंगलों की दौड़ है और बैंक बैलेंस की दौड़ है, तो उसमें एजुकेशन बिल्कुल सफर कर जाती है। फिर आप बेसिक चीजों से साइड पे हो जाते हैं। इवन हमारा मोस्ट जो वेपन है, जो शाहीन अफरीदी या ये जो है नसीम शाह, देखिए इनको एक हल्की सी टिंगलिंग हुई थी। मैं फिर यही इस डिस्कशन को ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे हम एजुकेशन की बिल्कुल बात कर रहे हैं। रऊफ, शान मसूद वेरी एजुकेटेड, अच्छी एजुकेशन ली हुई है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से, ऑन टेबल ही लुक सो इम्प्रेसिव, उनकी बातें इतनी इम्प्रेसिव लगती हैं। ऑन द फील्ड आई एम सॉरी टू से ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। वो इस वजह से बिकॉज एक वक्त को फर्क नहीं लगा कि क्या बाबर कैप्टनसी कर रहे हैं या शान कैप्टनसी कर रहे हैं। 26 for 6 होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को 26 for 6 कर देता है, और उसके बाद ना आपकी फील्ड में वो अटैकिंग वो दिखता। ठीक है, आपके बॉलर्स थक गए, आपके बॉलर्स नहीं इससे ज्यादा स्पेल कर पा रहे थे, कहीं फील्ड में तो अग्रेशन दिखता, कहीं तो दिखता। आपने एक पॉइंट पे आके वो फील्ड थोड़ी सी क्लोज इन किए तो लिटन दास ने उठा के छक्का मारा और आपको ललकार दिया कि चलो जी वापस खोल लो फील्ड है, और हमने डर के वापस फील्ड खोल ली। तो उन्होंने भी तो कोई कमाल नहीं दिखाया, उन पे भी एजुकेशन का फर्क नहीं पड़ा। देखिए दो चीजें हैं इसमें। वो ठीक है, वो एजुकेटेड है, मगर परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ। जो कैप्टन आपका होता है ना, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। वो जब तक खुद एग्जांपल सेट नहीं करेगा अपनी परफॉर्मेंस से, तो उस वक्त तक वो टीम को सही तरीके से लीड नहीं कर सकता। हाँ। अब मुझे परफॉर्मेंस 24 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं इनकी, 24 में इनकी ऑर्डिनरी एवरेज है 15 या 16 रन की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया। अब एक कैप्टन है, उसकी 15 या 16 रन की एवरेज है 24 इनिंग्स में, उसका कंप्लीट फेलियर है, सिर्फ 3 उसकी 50s है, तो वो टीम को कैसे फ्रंट से लीड कर सकेगा? सेकंड इनिंग में जब उनकी जरूरत थी पाकिस्तान टीम को, वो 20 रन पे आउट हो गए, 17 रन पे आउट हो गए, चले गए। तो देखिए वो बाकी टीम को फिर कैसे उठा सकते हैं? फिर पहले टेस्ट में उनकी सेकंड इनिंग में जरूरत थी, फिर वो आउट होकर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैचेस में यही होता रहा, 5 टेस्ट मैचेस में उनको व्हाइट वॉश हुआ है।
ठीक है, तो उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज इतनी जीरो हो चुकी है, इतनी पोर हो चुकी है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि ना वो ग्राउंड के अंदर कोई डिसीजन ले सके, ना वो कोई फैसला कर सके, ना टीम को जेल कर सकते हैं, ना टीम को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कश्मकश में फंस गए ना हम जब एक परफॉर्मर को उठा के लाते हैं और कैप्टन बना देते हैं, हम सरफराज को एज कैप्टनसी स्टेप डाउन करवाते हैं और देखते हैं जी टीम में परफॉर्मर कौन है, जो टीम में परफॉर्मेंस कर रहा है उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दो। बाबर आजम हमारे पास एज कैप्टन आ जाते हैं, परफॉर्मेंसेस आती हैं बट उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती रहती हैं, टीम नहीं जीतती। कहीं जीतती है तो हाँ जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत गई हम, नेपाल के अगेंस्ट जीत गए हम, शायद आयरलैंड में जाके कहीं जीत गए, नेदरलैंड्स को हरा दिया हमने, तो वो भी परफॉर्मर थे, वो भी टीम से परफॉर्म कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वहां भी हमारे लैप्सेस हुए, क्या पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी हम दिखाएंगे, और फिर क्या पास्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, कब हमें वाइट करना पड़ा, हम उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये अजीब कश्मकश है, या तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन चाहिए हमें, या एक एजुकेटेड कैप्टन चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा, तो बीच का ये कौन सा इंसान है जो हम ढूंढ के लाएं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको डेवलप करे, या पता नहीं अवन में डाल के बेक करे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे कॉन्वर्सेशन विद अब्दुल रऊफ, और बात हमारी हो रही है यस दी व्हाइट वॉश दैट वी have faced today. It is a very happy day for Bangladesh cricket and definitely खुशी होनी चाहिए जिस तरह बांग्लादेश ने खुद को रीडिस्कवर किया, खुद को स्ट्रेंथन किया और अवे मैचेस जीतने के लिए उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को तैयार किया। रऊफ, हम जब ये सोचने की बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी है, बीसीबी में भी बहुत इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट एन आइडियल बोर्ड, उसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, उसी तरह चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वही मसले मसाइल रहते हैं। उनकी डोमेस्टिक में तो हमने बहुत दफ़ा देखा जिस तरह शकीब और एम्पायर्स के लड़ाइयाँ हुई और वो, तो उनकी डोमेस्टिक में तो सीरियस भी नहीं लेते लड़के उस डोमेस्टिक को। इवन देन जिस तरह आज रिस्पॉन्ड किया उनके फास्ट बॉलर्स ने, कहाँ लैक कर रहे हैं हम? देखिए, दो डिफरेंस आ जाते हैं। पाकिस्तान ने जो अपना क्रिकेट का जो सफ़र है वो शुरू किया बहुत वे बैक 50s में, बांग्लादेश ने टू लेट किया। मुझे याद है कि 2001 में मैं कस्टम से खेल रहा था, तो इनकी एक जो नेशनल टीम थी वो पाकिस्तान आती थी ग्रेड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ग्रेड 1 में भी पार्टिसिपेशन नहीं करवाता था, ग्रेड 2 जो डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उन्होंने बहुत लेट अपना सफ़र शुरू किया। जब आप लेट करते हैं तो फिर आप में इन एंड आउट्स आते रहते हैं, आप हारते भी हैं जीतते भी हैं, मगर इनका जो दुरानिया बहुत मुख्तसर है। हमारा बहुत पुराना, हमारा तो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है 70 ईयर्स पर। उसके बाद फिर हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम आज बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज आ रहे हैं। इसमें देखें कि जिस तरह अगर बांग्लादेश का आप जिक्र करें कि जिस तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट में मोहम्मद नबी का बहुत मेजर रोल है कि उसने ग्रेड 5 से 4, 3, 2 फिर 1 तक उसने उनको ट्रेवल करवाया और फिर उनकी जीत की बुनियाद रखी। इसी तरह शकीब और मुशफिकर रहीम और मोहम्मद रफ़ीक एक इनके स्पिनर होते थे और खालिद महमूद एक होते थे इनके कैप्टन। उनका बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश की क्रिकेट को ऊपर ले जाने में। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो फॉरेनर कोचेज हैं उन पे भी किए हैं, अपने लोकल कोचेस पे भी किए हैं। तो हमारी क्रिकेट को नीचे लाने में किसको बड़ा क्रेडिट है? हमारे ओवरऑल मेरा ख्याल है कि देखें, सबसे जो बेसिक चीज़ समझने वाली, जब तक इतना ज़्यादा पैसा नहीं था तो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा यहाँ पे, मगर जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आना शुरू हुआ ICC की जानिब से, तो फिर हर एक बंदे ने इस पे जान कुर्बान करना शुरू कर दी। BCCI में कम पैसे, मुझे तो कोई रीजन, मैं आपसे इसलिए काउंटर कर रही हूँ, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई रीजन ढूंढना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिकल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई। वहाँ पे थी क्योंकि उनका जो दुरानिया बहुत मुख्तसर आम से पिछले, अगर उनको जो मेन स्ट्रीम है उसमें आए हुए 20 साल में, तो हमें 70 साल हो चुके हैं। तो इसमें हमें इतना डाउन हमें जाना नहीं चाहिए था जिसने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स और सुपरस्टार पैदा किए। तो फिर उसके बाद हमारा जो असल प्रॉब्लम ये हुआ कि बांग्लादेश में आप देखें कि अभी उनकी टीम टेस्ट मैच यहाँ पर खेल रही है, मगर ढाका जो लीग है वो वहाँ पर उसी तरीके से चल रही है। उसमें जो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं हो रही बिल्कुल भी। फिर यही वजह कि उनमें कोई ना कोई, अब देखिए उन्होंने मेहदी को भी डेवलप किया, लिटन दास को डेवलप किया, नाहिद राना 150 पेस का बॉलर उनके पास आने शुरू हो गए हैं। फिर और दूसरे ताजुल इस्लाम आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, वो भी आए। 150 पेस बॉलर्स को जाया नहीं किया हमने। हसनैन हैज ऑलवेज बीन विवर्ड ही रहे वो। एहसान अभी तक फिट ही नहीं होके दे रहे। एहसान जिनको हमें NCA में नर्चर करना चाहिए था, उनको हमने घर भेज दिया, बेटा जाओ जाके सवात में तुम अपने आप को अपनी नर्चरिंग करो या अपनी रीहैब करो। हमने
तो जाया कर दिया जो हमें पास्ट में 150 के बॉलर्स मिले। देखिए हमारे पास तो नेचुरल टैलेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी टेबल क्रिकेट हर जगह पे खेल रही है। हमारे पास बॉलर ये तो नहीं है कि नेचुरल टैलेंट नहीं है, हमारे पास तो एक लंबी लाइन आती है फास्ट बॉलर्स की, बैटरी आती है, मगर वो इनकम्पिटेंसी जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसकी वजह से ज़ाया हो जाती है। अब एहसानुल्लाह की मैं आपको मिसाल दूँ कि जो उसका बायोमैकेनिक है बेसिकली, उसकी एल्बो का प्रॉब्लम है, आप उसका ऑपरेट कर लें, सर्जरी कर लें, उसको जो मर्जी कर लिए, रिहेबिलिटेट कर लें, मगर उसका जो बायोमैकेनिकली हल्का सा माइनर सा फॉल्ट है वो अभी तक उनसे दूर नहीं कराया जा सका। वो जैसे ही दोबारा बॉलिंग शुरू करेगा फिर उसको वो आ जाएगा। हसनैन का थोड़ा सा इशू था, उसके जो लॉन्ग लीवर्स थे उसमें प्रॉब्लम था, वो अभी तक वैसे ही चल रहा, वो हर तरह की फॉर्मेट से बाहर हो गया, हालांकि 150 पेस पे बॉलिंग करता था। इसी तरह जो आपका जो प्रीमियर बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, जब इनको इंजरी हुई है तो मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक था उसको अवेयर किया था कि भाई इसके जो बायोमैकेनिक्स है आप इसको प्री मेच्योर वापस ला रहे हैं, ये अवे जा रहे हैं। जब जैसे ही वो थोड़ा सा अवे जाएंगे उनकी बॉलिंग स्पीड भी कम होगी, इंजरी भी होगी और उनका सारा बायोमैकेनिक सिस्टम खराब हो जाएगा। मगर किसी ने उसको परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पता ही नहीं बायोमैकेनिक्स होता क्या है, फास्ट बॉलर की बॉडी कंपोजिशंस क्या होते हैं, उनको किस तरीके से ठीक करना होता है। तो वो बेचारा उसका भी प्रॉब्लम हुआ है, नसीम शाह का प्रॉब्लम है, ये जो आपका खुरम शहजाद है, ये अभी तक देखें कि एक स्पेल में बॉलिंग सही करता है, 4 स्पेल उसके ख़राब हो जाते हैं। क्यों? कि उसके जो बॉडी मैकेनिक्स है, जो मोमेंटम है, वही इसका ठीक नहीं है। तो इसमें देखें कि जिम्मेदार फिर कौन है? जिम्मेदार तो आपका क्रिकेट बोर्ड हुआ या इसका कोचिंग स्टाफ हुआ, जिनको छोटे से माइनर इश्यूज़ हैं उनका पता नहीं चलता। यहाँ पर कोई किसी का भाई लगा हुआ है, कोई चचा का बेटा लगा हुआ है, कोई चेयरमैन का भतीजा लगा हुआ है, कोई किसी पुराने एक्स जो चेयरमैन है उनका बेटा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती हुआ है, कोई बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाल के बैठा हुआ है, कोई एनसीए में किसी स्टार का बेटा बैठा हुआ है। फिर वापस अगर मैं सिर्फ फोकस इस टेस्ट मैच पे करूं तो रऊफ मैं ये मानने से मुझे बड़ी मुश्किल होती है। देखें आप खेलते हैं क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बाबर आजम इतने सालों से खेल रहे हैं, उनकी एक मसल मेमोरी बिल्ट हुई हुई है। इट्स लाइक आपने साइकिल चलाना सीख ली तो आप साइकिल चलाते रहते हैं, पूरी आप अपनी बुढ़ापे तक भी नहीं भूलते साइकिल चलाना। चेयरमैन चेंज हो रहा है, फलानी चीज़ हो रही है, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। बाबर आजम बैटिंग कैसे भूल गए? सऊद शकील जो कि पहली इनिंग में प्रॉमिसिंग लग रहे थे, वो आते आते इनिंग में उनको क्या हो गया? रिजवान ने प्रॉमिसिंग थोड़ा सा दिखाई, अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह दिखाई, उनको क्या हो गया? ये 3 हमारे मिडिल ऑर्डर के पिलर्स ये बिल्कुल ढह गए। हाँ जी, अब्दुल्ला शफीक मुझे समझ आती है, उसकी रीज़न मैं ढूंढ सकती हूँ कि मिसबा बड़ी जल्दबाजी में उनको लेकर आए थे। उन्होंने डोमेस्टिक में भी लॉन्गर फॉर्मेट खेली नहीं थी, शेयर टैलेंट पे लेकर आए थे। होंगे टैलेंटेड बट लॉन्गर रन में इसलिए नहीं चल रहे। बट ये जो मैं 3 नाम, ये 3 पिलर्स हमारे मिडिल ऑर्डर की बात कर रही हूं, इनको ये पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस की वजह से इनको रन्स बनाना ये भूल गए कि बैटिंग कैसे करते हैं। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतने वो डिफरेंट इश्यूज हैं, मगर ये जो है ना आपकी जो फार्म है, जो आपकी फार्म है, देखिए इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काउंट करती है। उसमें ब्लेम पता किसको जाता है कि जो इनको प्रोटेक्ट करते रहे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। आप देखिए कि बाबर आजम की मैं आपको बताऊं 15 इनिंग्स में फेलियर है, 15 इनिंग्स 8 टेस्ट मैच बनते हैं। हम दिखाते हैं साथ साथ। आप दुनिया की मुझे कोई टीम बता दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपने कोहली को ड्रॉप नहीं किया, रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं हुए, आपके गंगोली ड्रॉप नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया से स्मिथ ड्रॉप नहीं हुए, जितने बड़े जो स्टोक्स हैं वो ड्रॉप नहीं हुए, रूट्स नहीं ड्रॉप हुए, जितने बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट उनके पास है। मगर हमारा जो बेसिक इशू ये है कि हमने रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होने दी। हमने देखे ना, हमने नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम को खिलाया, कीनिया के खिलाफ बाबर आजम, जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम, नेपाल के खिलाफ 150 बनाए थे बाबर आजम ने। हम खुश थे उस पे। आप ये पिछली 15 टेस्ट इनिंग देखें, आपके सामने एक 50 रन नहीं है, 50 नहीं है। तो फिर किस मजबूरी के तहत बाबर आजम को दोबारा बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया गया जब 15 इनिंग्स में उनका फेल? तो फिर मिस मैनेजमेंट की इससे ज्यादा और बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है?